मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। टॉपिक आपका वृत्त है और वृत्त के कुछ भागों की जानकारी हमने पिछली क्लास में ली है। आज हम पढ़ेंगे उनके आगे के भाग। पहला है वृत्त का त्रिज्य खंड। वृत्त का त्रिज्य खंड क्या होता है? तो देखो, वृत्त के अंतर्गत वह क्षेत्र यानी वृत्त के अंदर आने वाला वह क्षेत्र जो एक चाप और त्रिज्याओं के युग्म यानी कि किन्हीं दो त्रिज्याओं के जोड़े से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, OA वृत्त की त्रिज्या है, OB भी वृत्त की एक त्रिज्या है और AB एक वृत्त का चाप है। अब OA और B इन तीनों को मिलाने पर जो क्षेत्र बन रहा है, जिसे कि हमने छायांकित किया हुआ है, उसे हम बोलते हैं वृत्त का त्रिज्य खंड। जैसे आपको चित्र में छायांकित भाग दिखाया हुआ है, ये हमारे वृत्त का क्या है? त्रिज्य खंड है। इसके बाद आप देखिए वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? तो आप देखिए, ये वृत्त आपको दिखाई दे रहा है और इस वृत्त पर स्थित कोई बिंदु A है। अगर हम इस बिंदु से चलकर इस वृत्त का पूरा एक चक्र लगाएं, या हम क्या करें, इस पूरा एक चक्कर लगाने में जितनी भी दूरी तय करते हैं वही वृत्त की क्या होती है? परिधि होती है। दूसरी परिभाषा के रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि वृत्त की परिसीमा वृत्त का परिमाप या परिधि कहलाती है। जैसे बिंदु A से चलकर इसके सहारे वापस बिंदु A पर लौटकर आए तो हमने इसका एक चक्र यानी कि एक चक्कर कंप्लीट किया है। तो इस चक्कर में तय की गई दूरी ही वृत्त की क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। एक बार फिर समझते हैं कि वृत्त का परिमाप वृत्त की परिसीमा वृत्त की परिधि कहलाती है, या एक चक्कर में तय दूरी या वृत्त के एक चक्कर में तय की गई दूरी ही वृत्त की परिधि कहलाती है। इसके बाद आप देखिए वृत्त का अंतः तथा बाह्य क्षेत्र। जैसा नाम से आपको पता चल रहा है कि वृत्त का अंतः मतलब कि अंदर का, यानी कि इस वृत्त के द्वारा घिरा हुआ अंदर वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है वृत्त का अंतः भाग, और वृत्त के बाहर रहने वाला जो भी भाग है वो कहलाएगा वृत्त का बाह्य भाग। इसी के साथ ये जो वृत्त है, अगर कोई बिंदु इस वृत्त पर स्थित हो, जैसे कि बिंदु B इस वृत्त पर स्थित हो, तो हम कहते हैं कि बिंदु B वृत्त पर विद्यमान है। तो आप देखिए, इसके तीन भाग हो गए, अंतः भाग, बाह्य भाग और वृत्त की परिसीमा पर स्थित या वृत्त की परिसीमा पर स्थित अथवा वृत्त पर विद्यमान बिंदु। तो तीन भाग हो गए हैं, अंदर का भाग, बाह्य भाग और वृत्त की परिसीमा। अब आप देखिए, बिंदु O वृत्त का केंद्र है, बिंदु A और E वृत्त के अंतः भाग में स्थित बिंदु हैं। बिंदु B वृत्त की परिसीमा अर्थात वृत्त पर विद्यमान है। बिंदु C वृत्त के बाह्य भाग या बाह्य क्षेत्र में विद्यमान है, क्योंकि ये वृत्त से बाहर है। ये थे हमारे वृत्त के भाग। इससे पहले भी हमने वृत्त के कुछ भाग पढ़े हैं। आइए उनसे संबंधित, अब वृत्त के जितने भी भाग हम पढ़ चुके हैं उनसे संबंधित कुछ सवालों को, कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए, आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, दी गई आकृति या दिए गए वृत्त में हमें वृत्त की जीवाएं, त्रिज्याएं और व्यास को अलग अलग करके लिखना है। तो इस चित्र में आप देखिए, सबसे पहले वृत्त की जीवा। जैसे हम जानते हैं वृत्त की जीवा क्या होती है? वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। इसलिए यहाँ पर वृत्त की जीवा क्या क्या होंगी? AB, बिंदु C और D ये भी वृत्त पर विद्यमान है, तो इनको मिलाने वाला रेखाखंड CD ये भी वृत्त की क्या है? जीवा है। अब आप देखिए त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कहते हैं वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। इसलिए OA वृत्त की त्रिज्या है। इसी प्रकार OB वृत्त पर स्थित बिंदु है, O वृत्त का केंद्र है, इसलिए यह रेखाखंड भी क्या होगा? त्रिज्या के बराबर होगा। इसी प्रकार बिंदु O जो कि केंद्र है, बिंदु
होगा वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। अब देखिए वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास वह जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है। यहाँ पर हमें सबसे बड़ी जीवा नजर आ रही है ई बी या बी ई, जो कि वृत्त के केंद्र ओ से गुजर रही है, इसलिए बी ई यहाँ वृत्त का क्या है, व्यास है। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में आपको निम्न चीजें ज्ञात करनी है या अलग अलग करके लिखनी है, जैसे कि वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या अभी हमने पढ़ा था कि केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, इसका मतलब है बिंदु ओ और डी को मिलाने वाला रेखाखंड, इसी के साथ बिंदु ओ को सी से मिलाने वाला रेखाखंड भी क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ ओ सी और ओ डी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। व्यास सबसे बड़ी जीवा हम बोल चुके हैं, जो कि केंद्र से होकर गुजरती है, वो व्यास कहलाती है। सी डी यहाँ क्या है, वृत्त का व्यास है। अब आप देखिए दीर्घचाप। हमने पढ़ा था कि वृत्त पर स्थित 2-3 बिंदुओं को जब हम एक वक्र के रूप में दर्शाते हैं तो वो चाप कहलाता है। अब आप देखिए दीर्घचाप मतलब बड़ा चाप। बड़ा चाप कौन सा होगा, बिंदु ए ई डी बी, ये जो बड़ा वाला आपको दिखाई दे रहा है कर्व, ये क्या होगा, इसका दीर्घचाप, जिसको हम बोल सकते हैं ए ई डी बी। इसी प्रकार लघुचाप। तो लघुचाप हम जानते हैं कि ये वाला जो चाप है ए सी बी, ये होगा हमारे वृत्त का लघुचाप। इसके बाद है दीर्घ वृत्तखंड। अब दीर्घ वृत्तखंड हम जानते हैं क्या होता है। दीर्घ वृत्तखंड वो होता है जिस वृत्त के जिस भाग में वृत्त का केंद्र सम्मिलित होता है, वृत्त का वह भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि बिंदु ए डी बी और ए, ये जो भाग है, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, वृत्त का दीर्घ वृत्तखंड, ए डी बी और ए। इसी प्रकार लघु वृत्तखंड, इसे हमने पहले से ही छायांकित कर रखा है, ए सी बी ए, क्योंकि इस भाग में केंद्र सम्मिलित नहीं है और देखने पर भी हमें ज्ञात हो रहा है कि वृत्त के 2 भाग हो चुके हैं। जीवा ए बी वृत्त को 2 भागों में बांट रही है, एक ए सी बी ए और एक ए डी बी ए। ए डी बी ए में केंद्र सम्मिलित था, वह दीर्घ वृत्तखंड हो गया, और ये जो छोटा वाला आपका भाग है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। इसलिए इसका नाम होगा ए सी बी और ए। तो इस तरह देखिए हमने वृत्त के भाग और उन पर बेस्ड जो भी प्रॉब्लम्स या सवाल हैं उनको हल किया है। इसके बाद की क्लास हम अगले वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे। अब तक के लिए थैंक यू।